नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रियंका गांधी ने की अमित शाह की तारीफ। वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर कही बड़ी बात। दिल्ली के बाद अब मुंबई में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई। मकान मालिकों को भी दी गई हिदायत। मिनी पाकिस्तान वाले बयान को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री पर एमआईएम के वारिस पठान का हमला। संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित। बीपीएससी के मुद्दे पर सरकार ने खड़े किए हाथ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया टेंशन वाला बयान। बांग्लादेश में फिर हो रही है तख्ता पलट की तैयारी। आज छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को गंभीर प्रकृति की आपदा माना है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट समिति के आकलन के आधार पर भूस्खलन के वर्गीकरण की पुष्टि करते हुए राज्य को पत्र भेजा है। गृह मंत्रालय के इस कदम के बाद अब आपदा को लेकर वित्तीय सहायता का रास्ता खुल गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता ने 30 दिसंबर को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव टिंकू बिस्वाल को पत्र लिखकर इसे गंभीर प्रकृति की आपदा बताया। वहीं वायनाड त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने के फैसले पर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया कदम है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार वायनाड त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने का फैसला किया है। इससे पुनर्वास की जरूरत वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी और ये निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया कदम है। अगर इसके लिए जल्द से जल्द पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा सके तो हम सभी आभारी होंगे। 30 दिसंबर के पत्र में ये भी कहा गया है कि गंभीर आपदा की स्थिति में राज्य आपदा से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो उसके पास पहले ही उपलब्ध है। इससे स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक एनडीआरएफ से आगे बढ़ाया जाता है, जिससे अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। दिल्ली के बाद मुंबई में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 195 मामले दर्ज कर कुल 278 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। 50 बांग्लादेशी प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर डिपोर्ट कर दिया गया है। इन लोगों की जुगलबंदी से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हरदीप पुरी जी ने ट्वीट भी किया था कि हमारी रेफ्यूजी पॉलिसी, उन्होंने अपनी रेफ्यूजी पॉलिसी की तारीफ की थी। जो फ्लैट्स अलॉट हुए रोहिंग्याओं को, उनके बारे में जिक्र किया था। और हरदीप पुरी जी, मुझे लगता है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। ये निशाना मोदी जी के कैबिनेट में जो नवरत्न हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह पे है। अब किसके इशारे पे वो उन पे निशाना, क्योंकि इन्हीं की वजह से रेफ्यूजीज या घुसपैठिए आए होंगे। अब वो रेफ्यूजीज हैं या घुसपैठिए हैं, ये तो हरदीप पुरी बताएं। अगर रेफ्यूजीज हैं तो नीति के तहत हैं, और अगर घुसपैठिए हैं तो पूछिए राजनाथ से और अमित शाह से कि कैसे। महाराष्ट्र के बीड़ में खुलेआम एक सरपंच की हत्या से बवाल मच गया। हत्या के आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस हत्या के खिलाफ बीड़ में हजारों की संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? किस मंत्री पर हत्या के आरोप लग रहे हैं? हत्या करने वाला मास्टरमाइंड कौन से नेता का चेला है? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी कट्टर समर्थक के रूप से वाल्मीकि कराड पहचाने जाते हैं। धनंजय मुंडे के आश्रय से ही वाल्मीकि कराड, बीड, पर्ली जैसे जिलों में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये धनंजय मुंडे का करीबी बताया जा रहा है। और अब तो धनंजय मुंडे छोड़िए, अब तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी की पूरी सेना इसमें शामिल हो गई है। ये जो तीनों है ना, राष्ट्रवादी, कथित शिवसेना, बीजेपी, ये सब आपस में मिले जुले हैं। और वाल्मीकि कराड के बारे में इतने पुरावे दिए जा रहे हैं, इतना दस्तावेज दिए जा रहा है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन ये तीनों ही मिलकर उसको बचा रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो विपक्ष करे तो करे क्या करे। हम उनका कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह बंद है। आज भी 3 दिन के लिए महाराष्ट्र के जो सरपंच एसोसिएशन, उन्होंने बंद बुलाया हुआ है। कुछ लोगों ने 9 जनवरी को बंद बुलाया हुआ है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। तो ऐसे कितने संतोष देशमुखों की बलि ली जाएगी? ऐसे कितने अच्छे सज्जन नेता जो राज्य में विकास कर सकते थे, भविष्य में उनकी मौतें की जाएंगी?
इसका कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पुणे में गोलीबारी की खबर आ गई। खास करके पुणे और नागपुर में जिस प्रकार गोलीबारी, जिस प्रकार अपराधीकरण और खास करके मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों में, ये मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। मुख्यमंत्री चाहे तो 5 मिनट लगेगा, किसी मंदिर के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं हो, अगर गृह मंत्री चाहे। भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे द्वारा केरल पर की गई विवादित टिप्पणी पर विवाद जारी है। नीतीश राणे ने केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुनावी जीत को लेकर बयान देते हुए केरल को मिनी पाकिस्तान करार दिया था। अब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बयान को लेकर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की। अब इस पर नीतीश राणे का बयान सामने आया है। ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उपचुनाव और चुनाव में जो काम करने लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करने लोग हैं, वो एंटी नेशनल्स है, ऐसी मालूमात हमारे पास है। वो देश के विरोधी ताकतें हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे जिन्होंने अपने देश के खिलाफ काम किया है, वो उनके साथ कंधों से कंधा मिला के उनके चुनाव में वायनाड में काम करते हैं। अभी उस बारे में अगर मैंने कहा तो फिर कांग्रेस वाले को मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? हम कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले हमारे देश के विरुद्ध अगर कोई भूमिका लेता होगा तो उस बारे में बात करना ही चाहिए ना। पाकिस्तान के झंडे कोई लहराता होगा तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। वही अगर मैंने बात रखी, केरल हमारा है, हमारे देश में है, हमारे हिंदुस्तान का भाग है, और हमारे हिंदुस्तान के केरल में अगर कोई भी पाकिस्तान के जैसे काम उधर करता होगा, हिंदुओं को परेशान करता होगा, बड़े पैमाने पे हिंदुओं का उधर कन्वर्जन किया जाता है, तो ये सारी भूमिका अगर मेरे माध्यम से अगर मैंने सामने रखी। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया था। इसके बाद सियासत गर्मा गई है। इस पर एमआईएम के नेता वारिस पठान की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि नीतीश राणे को बकवास करने की आदत है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। पहले भी उसने कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे, और अब केरल को मिनी पाकिस्तान बता रहा है। उसे सरकार की शय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, नीतीश राणे को हमेशा से अनाप शनाप बकवास करने की आदत हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। पहले भी एक मर्तबा बोल दिया था कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को। क्यों मारेंगे भाई? और हमने तो चैलेंज किया था ना, आओ मस्जिद में हम बैठे, आएगा तो टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। और फिर इस तरह के विवादित बयान दे रहे, तो इनको तो ये सरकार की शय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। उनको शय देते हैं, उनकी शय के ऊपर इस तरह अनाप शनाप बकते। अब देखिए, केरल हमारे भारत देश का एक अहम हिस्सा है, एक राज्य है। वहां के लोगों को इस प्रकार बोलना कि वो मिनी पाकिस्तान है या पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो इनका पेट में खाना हजम नहीं होता, तो किस तरह से आप इस तरह बोल सकते हो हमारे राज्य को? क्या मैं पूछना चाहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और मानते हैं कि केरल जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गए? जहां इनको दिखता है थोड़ी सी मुसलमान की आबादी बढ़ गई, ज्यादा है, तो वहां पे बोल देते हैं ये मिनी पाकिस्तान हो गया। कब तक देश में इतनी अराजकता फैलाएंगे, कितनी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले और इनको रोके इस तरह के अनाप शनाप बकवास करने से। ये कार्रवाई की मांग तो हम पहले भी बहुत बार की है। रामगिरी जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके लिए भी हमने कहा था, एफआईआर भी की। समाजवादी पार्टी के बीएमसी चुनाव लड़ने पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा है कि ये उजागर हो गया है कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, खासकर अबू आसिम आजमी और रईस शेख। जब हमारे नेता दिल्ली में अखिलेश जी से मिलेंगे, हम उन्हें महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की खराब नीतियों के बारे में बताएंगे। हमने प्यार से समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी में शामिल किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो महाराष्ट्र की है, ये बीजेपी की बी टीम है। एक नहीं 10 बार ये खुलासा हो चुका है। बीजेपी के लिए काम करती, खास करके अबू आजमी और रईस शेख। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, जागरूक नेता है, लेकिन उनके कानों तक ये लोग कोई बात जाने नहीं देते। हमारे नेता जब दिल्ली में उनसे मिलेंगे तो महाराष्ट्र की जो समाजवादी पार्टी की इस समय कुनीतियां हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे। और महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी को हमने प्रेम से एक विश्वास करके सम्मिलित किया था। हमें क्या पता कि पीठ पे छुरा भोंकने वाले लोग हैं। 2 सीटें आपको दी और 2 से ज्यादा पर आप लड़ गए, ये क्या मित्रता होती है? और उसके बाद हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं कि आप अकेले 150 पे लड़ेंगे। अरे आप 227 पे लड़िए ना, हिम्मत है तो आप पूरे देश में लड़िए, किसने रोका है?
लेकिन आपकी क्या हैसियत है ना, ये मुंबई कर की जनता आपको इस बार दिखा देगी। समाजवादी का अस्तित्व तब है जब वो महाविकास आघाड़ी में है। दो थी, दो ही आती है, तीसरा नहीं हो सकता आपके पास। उतनी न तो आपके पास हैसियत है, न उतनी हिम्मत है, और न उतनी जागरूकता आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं में है। ये तो महाविकास आघाड़ी है, उसकी वजह से दो आ गई, वरना खाता नहीं खुलता अगर अकेले लड़ते आप। तो हम यही चाहते हैं कि समाजवादी के जो बड़े नेता हैं वो इस महाराष्ट्र के नेताओं का संज्ञान लें और इनके बड़ बोलेपन को रुकाएं, वरना महाविकास आघाड़ी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों के मुद्दों को लेकर बुलाई गई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। पंचायत के बाद उन्होंने कहा, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सरकार पुलिस बल का प्रयोग करती है, बिना पुलिस बल के कोई आंदोलन होता है, बिना पुलिस बल के तो समझौते होते हैं। हमारी रणनीति ये है कि हम जल्द ही मीटिंग करेंगे और इस पर आगे का फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वे बैठकर किसानों से बातचीत करें। देश में सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों की ज़मीन के सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या किसान की ज़मीन सस्ती हो जाएगी? ये एक बड़ा मुद्दा है और अगर सरकार इसका समाधान नहीं करती है तो आंदोलन पूरे देश में चलेंगे। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, तो कहीं MSP गारंटी कानून, फसलों के दाम और जंगलों के मुद्दे हैं। कुछ स्थानों पर छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं। हर जगह पर इन मुद्दों के समाधान के लिए समितियां बनी हुई हैं। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भी इससे संबंधित मुद्दे हैं। सरकार को इन सभी मुद्दों पर किसानों से बातचीत करनी चाहिए और हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसानों की मांगों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान पंचायत में किसानों से बातचीत के लिए प्रशासन का एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा, जिसकी अगुवाई यमुना प्राधिकरण के OSD शैलेंद्र कुमार ने की। प्रशासन के अधिकारियों और किसानों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान प्रशासन ने किसानों के मुद्दे पर अब तक किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये तय हुआ कि 7 जनवरी को नए साल में तीनों प्राधिकरण के CEO, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ किसानों की बैठक होगी, जिसमें किसानों की सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति अवैध घुसपैठ करके देश में आता है तो उसे देश की नागरिकता और रहने की जगह दी जा सकती है। वो देश के लिए खतरा है। देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में जिस तरह से राजनीति करते आ रहे हैं वो सही नहीं है। इन सब बातों का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। एक बात पर तो सब सहमत होंगे कि कोई भी व्यक्ति जो अवैध घुसपैठ करके देश में आता है तो उसको नागरिकता कैसे दी जा सकती है, उसको कोई रहने की जगह कैसे दी जा सकती है, क्योंकि वो देश के लिए खतरा है। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति की है, उन्हें देश की रक्षा सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल पर सवाल उठाए, जिन्होंने जब भी हमारी सेना ने कुछ किया तो उस पर सवाल उठाए। तो इसलिए दिल्ली में ये लोग आए कैसे? दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है और इनके प्रति नरमी का रुख किसने अपनाया? अगर इनको राशन कार्ड मिले तो किसने राशन कार्ड दिए? तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। खाली आरोप लगाने से बात नहीं बना। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अपनी बहन के दावों को खारिज कर दिया। अभिजीत ने कहा है कि उनके पिता को सार्वजनिक जीवन में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद समेत जो कुछ भी हासिल हुआ है वो कांग्रेस की बदौलत हुआ है। पूर्व सांसद ने कहा है कि उनके पिता का निधन कोविड काल में हुआ था। उस समय कई पाबंदियां भी थीं, इसलिए CWC की बैठक को बुलाकर श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी। हालांकि बाद में CWC की बैठक बुलाई गई तो उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। इससे पहले प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद सिंह के सम्मान में कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाने का हवाला देते हुए कहा था कि उनके पिता के निधन पर कांग्रेस ने CWC को बुलाने और श्रद्धांजलि अर्पित करने की भी जहमत नहीं उठाई थी। शर्मिष्ठा ने पूर्व PM मनमोहन सिंह के निधन के बाद 27 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि जब मेरे बाबा का निधन हुआ था तो कांग्रेस ने शोक सभा के लिए CWC की बैठक बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। एक वरिष्ठ
नेता ने मुझसे कहा कि राष्ट्रपतियों के लिए ऐसा नहीं किया जाता। ये पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि बाद में मुझे बाबा की डायरी से पता चला कि KR नारायण के निधन पर CWC की बैठक बुलाई गई थी और शोक संदेश खुद बाबा ने ही तैयार किया था। अब उनके भाई और पूर्व सांसद अभिनीत मुखर्जी ने अपनी बहन की बातों को खारिज कर दिया है। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 दिसंबर 2020 को हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय कोविड का दौर चल रहा था। तत्काल कार्य समिति की बैठक नहीं बुलाई गई थी, बाद में बुलाई गई थी। कार्य समिति में कई वरिष्ठ लोग आए थे और उस समय आने जाने की पाबंदी थी। बाद में कार्य समिति की बैठक बुलाई और उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और CM आतिशी के आरोप आधारहीन हैं। उन्होंने दोनों से पूछा है कि आपने तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार को बदनाम किया, लेकिन 10 साल तक सरकार चलाने के बाद भी बिजली मीटर की जांच क्यों नहीं हो पाई? आपने बिजली कंपनियों से सवाल क्यों नहीं पूछे? एक तो आतिशी जी ने कोई 5-6 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों करोड़ों मिलते हैं। तो मुझे याद आई कि पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से इन्होंने विधिवत तरीके से, नियमित तरीके से कांग्रेस पे, मुझ पे, मेरी स्वर्गीय माताजी पर जो एक करके हमले किए थे भ्रष्टाचार के, उस पर मैं आप लोगों को द्वारा उनसे सवाल उठाना चाहता हूं और कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और 12-13 साल से जिन सवालों का मैं जवाब पूछ रहा हूं, उनका समय आ गया है, या तो आम आदमी पार्टी उन सवालों का जवाब दे या फिर ये सवाल कम से कम पूछने को बंद करे। दूसरा क्या है, मैंने देखा है कि 10 साल बाद जो सरकार आई है केजरीवाल साहब की, वो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं, तो कुछ इंटरव्यू देते हैं, कई जगहों पर बात करते हैं और उन्होंने कई आंकड़े जनता में फेंकने शुरू किए हैं कि किस तरीके का उन्होंने विकास किया है पिछले 10 सालों में। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहूंगा, उन्हीं के आंकड़ों को मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और ये आप लोग तय करिएगा कि क्या ये लोग कहते हैं क्या नहीं कहते। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि कोई सरकार अपनी बात को बढ़ चढ़ कर बताती है, तो दिक्कत है अगर सरकार सीधे सीधे झूठ बोले, और मैं तो कहूंगा आदतन झूठ बोले, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अंत में 2-1 पॉइंट उसके बाद रहेंगे। इन्होंने, आपने देखा होगा कोई 5 या 6 CAG की रिपोर्ट्स आई थी जो इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, असेंबली में नहीं दी। कुछ मित्रों ने इधर उधर से उसके कुछ अंश मुझे दिखाए हैं। उन अंशों पे, उन रिपोर्ट्स पर हम लोग बाद में PC करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके 2-1 चीजें मैं जरूर निकालकर आपको दिखाऊंगा, जिससे पता चलेगा कि पिछले 10 साल में किस तरीके से सरकार ने। दिल्ली सरकार द्वारा पुजारियों और ग्रंथियों को तनख्वाह देने की घोषणा पर भाजपा द्वारा सवाल उठाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उनका हाथ 22 राज्यों में किसी ने नहीं पकड़ा है। वो PM मोदी से कहें कि 22 राज्यों में ये योजना लागू करें। पुजारियों ग्रंथियों के खिलाफ भाजपा के लोग क्यों आ गए हैं? आप हमसे काम पर प्रतियोगिता करें, काम कर नहीं पाते, विरोध करने पहले आ जाते हैं। अच्छा चलो, चुनाव है ना दिल्ली का, तो 22 राज्यों में तो उनका हाथ किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है। घोषित कर दो, बोलो मोदी जी से कि 22 के 22 राज्यों में इसको घोषणा करवा दें, कल घोषणा करवा दें। अगर दिल्ली के चुनाव के कारण ही उनको लग रहा है तो 22 राज्यों में घोषणा करा देना। 22 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की। नंबर 1 बात। दूसरी बात, पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। महिला सम्मान राशि होगा, उसका विरोध करेंगे। बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी, उसका विरोध करेंगे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी, उसका विरोध करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसका विरोध करेंगे। बिजली फ्री होगा, उसका विरोध करेंगे। पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए। BPSC एग्जाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के लिए टेंशन वाली खबर आ गई है। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि BPSC पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। आयोग के निर्णय ले, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। वो तय करेगा कि छात्रों का हित क्या है। BPSC एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है पूरी तरह। सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले
छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। विपक्षी पार्टी लगता है नहीं हो रही है सर छात्रों के नाम पर। बेसिकली दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी, हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्हें इस बात का एहसास है या नहीं कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। आप एलजी हैं, आपको उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सिर्फ खड़ाऊ ढोने वाले हैं, असल तो वो हैं। यदि एलजी साहब को इसका एहसास नहीं है तो ये उस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन उनकी हरकतों को देखकर ये जरूर लगता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मेरी तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि वो खुद, उनको भी एहसास है या नहीं कि वो संवैधानिक पद पे, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आप, आपको उसकी गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। मैं गिनाऊं कितने सीएम और कितने बीजेपी के जिन्होंने कहा कि मैं बस खड़ाऊ ढो रहा हूं, असल तो वो है। इसका एहसास मैं समझता हूं अगर एलजी साहब को नहीं है, वो उस पार्टी का इंटरनल मैटर है। और खुद आतिशी जी ने जब वो बनी तब भी उन्होंने कहा कि मैं बस अगले चुनाव तक हूं। अब चुनाव के नतीजे पे सब तय होगा। इतना आहत क्यों हो रहे हैं एलजी साहब? अगर आपके प्रति इतना कष्ट देख करके लगता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो सिर्फ मतलब कोई मंदिर, गुरुद्वारा, उसके लिए मतलब हर मंदिर का अलग प्रकार होता है, अलग चरित्र होता है। अव्वल ये मैं मानता हूं कि अगर इस तरह की चीजें करनी है तो जरूरी नहीं कि चुनाव के वक्त ही हो, पहले भी प्लान हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कमिटमेंट कर रहे हैं। उस कमिटमेंट पर उंगली उठाने से पहले अपना करिकुलम वाइटे तो लोग देखें। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आज दिल्ली की जनता भी उनसे हताश और निराश है। वो दिल्ली वासियों की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप आई थे, आज वो खुद ही इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुकी है। हम कहते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं और अपने भाव और विचार से राज्य चलाते हैं। इस तरह के माहौल के कारण उनकी, श्रीमान केजरीवाल जी की विश्वसनीयता घट रही है और उनके इस हरकत से कहीं न कहीं दिल्ली की जनता भी हताश और निराश हो रही है। उनके भावना को चोट पहुंचा रहे हैं। जिस करप्शन भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आए थे, आज उसी के अंदर पूरी तरह से डूब चुके हैं। न इनके पास कोई मॉरल है, न नियत में कोई तरह के स्पष्टीकरण है। नीति पूरी तरह से फेल है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर एनडीए सरकार खुद आगे बढ़कर डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक और दाह संस्कार का स्थान तय कर देती तो कोई विवाद ही पैदा नहीं होता। वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनका दाह संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया है। इस सोच की प्रतिक्रिया सारे देश में हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा मुद्दा उठाने के बाद जब पूरे देश की प्रतिक्रिया उन्हें मिली, तब उन्होंने कहा है कि हम उनका स्मारक बनवाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जैसे राजस्थान में हम लोगों ने किया था, जब भैरव शेखावत साहब का निधन हुआ तो बगैर मांगे हुए बीजेपी ने मांग नहीं करी थी, या तो कांग्रेस ही भी मांग करी। दिल्ली में तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, हमने यहाँ कोई बीजेपी की मांग नहीं थी। उनके परिवार वालों से बातचीत हुई, जगह दी, उनके लिए अलग से दाह संस्कार किया और स्मारक बना लिया। तो उपराष्ट्रपति पहले बने थे देश की आजादी के बाद में राजस्थान के, जो लंबे समय से राजनीति भी करी यहाँ पर। अगर एनडीए गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही आगे आकर के उनके लिए स्मारक कहाँ बनेगा, कहाँ दाह संस्कार होगा, ये तय कर देती तो ये कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। पहला प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है जिनका दाह संस्कार वहां किया है, जहाँ पे क्या नाम है, निगम बोध घाट पे किया। पहला प्रधानमंत्री रहे हुए एक्स-पीएम का निगम बोध घाट पे दाह संस्कार हुआ है। क्या जरूरत पड़ी, बता दीजिए। ये जो है सोच,
इससे बहुत रिएक्शन, पूरे देश के रिएक्शन है। बांग्लादेश में क्या फिर से तख्ता पलट होने वाला है? बांग्लादेश के लोगों के मन में ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जिन स्टूडेंट लीडर ने जुलाई क्रांति का आह्वान कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया था, आज फिर वही छात्र ढाका के शहीद मीनार पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। यहीं से क्रांति का ऐलान होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उनका उद्देश्य बांग्लादेश के संविधान को बदलना है। इस सभा के लिए 30 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की योजना है। जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन इस सभा का बहुत प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि छात्र नेताओं की अपील को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। छात्र नेताओं के आगे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार भी घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। सरकार जुलाई क्रांति करने जा रही है। ऐलान ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने कहा कि सरकार जुलाई क्रांति का ऐलान करने जा रही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों और छात्रों की मदद ली जाएगी। इसके बाद छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार नहीं बल्कि हम जुलाई क्रांति का आगाज करेंगे। इस आंदोलन के कोऑर्डिनेटर हसमत अब्दुल्ला ने कहा कि हम जल्द ही अपना फैसला सुनाएंगे। वहीं इसके बाद मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जुलाई क्रांति के ऐलान की कोई तैयारी नहीं है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।